में मेरा पेन ऐसा बड़ा एक्सट्रीम लेवल वाला, क्योंकि उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगा रखा था दर्द का, तो वो दर्द और ट्रिपल वगैरह सब होता रहा और मैं ज़मीन पे बैठ गई उस टाइम। जब मेरा बेबी मेरे पास आया ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीवन में मैं आई इसी के लिए हूँ, मतलब मुझे बस यही है मेरे। हेलो दोस्तों, तो मैं अपने वादे के अनुसार आज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी लेके। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया था मुझे और इतने कमेंट किए थे कि दी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी ज़रूर शेयर करना, और हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि जो मदर बनने वाले हैं या जिनकी अभी भी शादी हुई है, तो होता ही है, रिलेट करते ही हम एक दूसरे से। और जैसे मदरहुड वाला जो टाइम आता है हमारा, या प्रेगनेंसी वाला जो टाइम आता है, तो हम एक दूसरे से जानना ही चाहते हैं कि उनके साथ कैसा हुआ था ये फेज़, या उन्होंने कैसे मतलब इस जर्नी को कैसे निकाला था। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा नाम सीमा कुकरेती है और मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ अपने इस YouTube चैनल द कुकरेती फैमिली में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी होगी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जो हम अपने बारे में आप लोगों को बताते हैं तो थोड़ा करके सारे मूवमेंट ऐड होते रहते हैं, तो लंबी जा सकती है ये वीडियो। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और शायद आपको हेल्प मिले थोड़ी मेरी इस स्टोरी से, प्रेगनेंसी स्टोरी से। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं ना अपनी फाइल लेके भी आई हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे अल्ट्रासाउंड है काशी के जितने भी, जब वो मेरे मॉम में थी, जब मेरे पेट में थी, तो सारे अल्ट्रासाउंड, सारे रिपोर्ट, सारे जो हम रेगुलर चेकअप करवाते थे, वो सब कुछ मैंने इसमें रखा हुआ है। फिलहाल मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी शादी से। जब मेरी शादी हुई थी अप्रैल 2018 में, 18 अप्रैल 2018 में मेरी शादी हुई थी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी काशू भी सेम डेट पे हुई थी 2020 में। ऐसी शादी को 1 साल होता है, सब बोलने लग जाते हैं कि अब खुशखबरी दो, अब खुशखबरी दो, आपको अब गुड न्यूज़ देनी चाहिए। तो ऐसे ही सब मतलब फैमिली मेम्बर्स पीछे पड़ ही जाते हैं। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, शादी के बाद मैंने क्विट कर दी थी जॉब। मतलब शादी होने से 2-3 महीने पहले ही मैंने जॉब को क्विट कर दिया था। और तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मुझे जॉब करनी है, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, मेरे बस का नहीं है घर में सारे दिन अकेले रहना, फ़ोन भी कितना चला लूँगी मैं। तो इन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं, तुझे जॉब नहीं करना, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ और कभी तू लेट हो जा रही है आने में, और फिर मुझे अजीब लगेगा कि मैं तो घर पहुँच गया हूँ और तू अभी तक नहीं आई है। तो तू कुछ ऐसी जॉब ढूंढ ले, या तो जो घर से हो, या फिर कुछ और काम कर ले अपने को बिजी रखने के लिए। तो फिर मेरे माइंड में यही आया कि मुझे टीचिंग लाइन पकड़नी चाहिए। तो फिर मैंने ऑनलाइन अपना रेज्यूम डालना शुरू कर दिया। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। स्कूल वो बहुत दूर था, बख्तावरपुर में था। अगर किसी को बख्तावरपुर नहीं पता तो मैं बता दूँ, रोहिणी साइड पड़ता है और हम रहते हैं साहिबाबाद से रोहिणी अप डाउन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था दोस्तों। ये स्कूल बहुत बढ़िया था, तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने घर में सबसे पूछा, सबने मुझे बोला अगर तू जा सकती है, अगर तेरे में इतना स्टेमिना है तो कर सकती है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, मेरी स्कूलिंग लाइफ सब कुछ। और अगस्त 2019 में दोस्तों हम लोगों को पता चलता है कि मैंने कंसीव कर लिया है। हम घर में ही किट से टेस्ट करते हैं, उससे टेस्ट किया था हमने, तो पॉजिटिव निकला था। फिर उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताने वाली हूँ कि जब मैंने कंसीव किया था तो मुझे ना सिम्टम्स स्टार्टिंग से ही पता चलने लग गए थे कि हाँ कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे स्कूल में ना हमारा भंडारा वगैरह चल रहा था एक टाइम पे, तो पूरी और सब्जी बनी हुई थी, तो मुझे उसको देख के भी वॉमिट आने लगी थी। और ये जुलाई से अगस्त के बीच की बात है, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था दोस्तों, मैं वो बता देती हूँ आपको, 10 तारीख को सितंबर में। और इसमें जो बच्चे की हार्ट बीट थी, यानी कि जो काशी की हार्ट बीट आई थी, वो आई थी 157 बीट पर मिनट आई थी। और जब मैंने काशी की हार्ट बीट देखी थी ना मॉनिटर स्क्रीन पे, तो मतलब इतनी खुशी हुई थी मुझे, तो मतलब लिटरली मुझे तो आंसू आ गए थे उस टाइम पे। तो डॉक्टर मुझे देख भी रहे थे तो
तो मतलब मैं बहुत खुश रही थी और बाहर आके मैं इनको बता रही थी, पता है ऐसे 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 धड़क रहा था कुछ, मतलब वो हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है ना, तो मैं ऐसे ऐसे धड़क रहा था, मैं उनको बता रही थी। तो ये भी हाँ कैसा लग रहा था, कैसे देख रहे थे, तो ये चीज़। फिर सेकंड अल्ट्रासाउंड से ना ये मेरे साथ जाते थे अंदर, तो ये देखते थे हर चीज़, वो दिखाते भी थे डॉक्टर की ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये हेड है, ये मतलब ये लेग है, ऐसे लेट रखा है, ये सब बेबी के बारे में बताते हैं डॉक्टर सब कुछ। फिर जो मेरा सेकंड विजिट था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे 8 टेस्ट करने को कहा था, और 8 टेस्ट सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं तो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, ब्लड शुगर, फिर HIV वगैरह के टेस्ट होते हैं। एक ये टेस्ट आपका स्टार्टिंग में कर देते हैं, और एक टेस्ट होता है एकदम एंड में जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। तो मेरे 2 बार टेस्ट हुए थे ये वाले। और मेरी जो डॉक्टर थी वो यहाँ साहिबाबाद की फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर प्रतिभा, और आप लोग जानते भी होंगे जितने भी साहिबाबाद में रहते हैं इधर के एरिया में। तो अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत पोलाइटली बोलती है, बहुत अच्छे से समझाती भी हैं। फिर इसके बाद मुझे क्या हुआ कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो गई। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि मैं ना सुबह के 5 बजे उठती थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत दूर था मेरा स्कूल, तो मुझे मॉर्निंग के 5 बजे उठना होता था, और किसी भी हालत में मुझे 5:45 बजे घर से निकलना होता था, ताकि मैं 6 बजे की अपनी मेट्रो को पकड़ूं, और मेट्रो पकड़ने के बाद फिर मैं टाइम टू टाइम जहांगीरपुरी पहुंच जाऊं। और बस, क्योंकि जो स्कूल बस का टाइम होता था वो फिक्स होता था, अगर आप 1-2 मिनट आगे पीछे हो ना तो बस चली जाती थी। तो ऐसा होता था, पूरा दिन मेरा अच्छा जाता था। पर जो मॉर्निंग का टाइम होता था ना, ओहो मत ही पूछिए, उस टाइम तो ऐसा लगता था कि बस मुझे कोई बेड से उठाए ही ना, क्योंकि बॉडी ऐसे मतलब इतनी ढीली हो जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर इतना सारा वजन आ गया कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। उसका क्या रिजल्ट होता था कि मुझे स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती थी। तो मैं ऐसी फ्रिक्वेंटली छुट्टियाँ होने लगी, दो दिन स्कूल जा रही हूँ, तीसरे दिन छुट्टी, फिर 4 दिन स्कूल जा रही हूँ, फिर छुट्टी। तो मतलब वैसी परेशानी मेरे साथ चलती रही, क्योंकि वो मॉर्निंग सिकनेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसी दौरान मुझे वॉमिट की भी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे उल्टियाँ इतनी शुरू होती थी कि मैं किसी भी चीज़ को देख रही थी ना, खाने पीने की चीज़ों को, तो मुझे देखते ही उल्टी आनी शुरू हो जा रही थी। मतलब रोटी के फूलने से, सूखे आटे से, मतलब स्मेल से ही मेरा दिमाग खराब हो गया था, साबुन से, ऐसी ऐसी चीज़ों से मुझे मतलब वॉमिट आनी शुरू हो गई थी। बट स्कूल वाले मेरे बहुत अच्छे थे, वहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होता है ऐसे, आप लेट भी आ जाया करो पर स्कूल आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट भी चलेगा, आके मेडिकल रूम में रेस्ट कर लिया करो। बट स्कूल जाऊँ तो जाऊँ कैसे, मेरी हालत इतनी ख़राब होती थी कि रास्ते भर में मुझे 5-6 बार तो मेट्रो से उतरना ही पड़ता था दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेट्रो स्टेशन कब आए और कब कोई दरवाज़ा खुले और मैं कब जाऊँ वॉमिट करने के लिए, मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट होती थी। स्टार्टिंग की 3 मंथ मैंने खाना बिल्कुल नहीं खाया। आप लगा सकते हो कि एक होता है ना कि चलो थोड़ा बहुत पेट में जा रहा है, पानी जा रहा है, मेरे से पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उस टाइम पे, पानी भी सब बाहर। फॉलिक एसिड की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी डॉक्टर ने मेरी, और वो मुझसे खाई नहीं जाती थी। उल्टी की दवाई भी दी थी उन्होंने मुझे कि उल्टी की दवाई खा के तुम्हें रिलीफ महसूस होगा, पर तुम खाना, रोटी खाना। फिर इसी दौरान ना 3 महीने के अंदर ही करवा चौथ भी आया था, तो फिर मैंने फास्ट रखा। उस दिन भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। खाना नहीं खाया मैंने, खुशी थी मुझे कि चला आज तो खाना नहीं खा, देखना नहीं पड़ेगा खाने को। उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, आराम से निकल भी गया। फिर उसके बाद जब करवा चौथ एंड हो गया, फिर मुझे एक दिन ऐसा आया कि स्कूल से आने के बाद मेरी उल्टियाँ बंद ही नहीं हुई। मुझे ना येलो कलर का ना मतलब लिक्विड आने लग गया मुंह से, और मतलब फिर मेरा रोना शुरू। मैं तो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मम्मी जी आई, कह रही क्या हुआ, फिर मम्मी जी को भी रोना आ गया कि ये रो क्यों रही है इतना ज़्यादा, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पेट में हाथ लगा के देख रही थी कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे, चल डॉक्टर में चल। मतलब मेरे को तो रोना इस बात का आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे उल्टियाँ रुक क्यों नहीं रही, मुझे उल्टियाँ आ क्यों रही हैं इतनी ज़्यादा। तो वो भी घबरा गई, मैं वैसे ही घबराई पड़ी हुई हूँ। मैंने उनको भी मतलब टेंशन दे दी थी उस टाइम पे। पूरी उल्टियाँ हो रही थी, रात भर में उल्टियाँ कर रही थी। फिर जैसे ही सुबह हुई, इन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने ना मेरा यूरिन टेस्ट किया था उस टाइम। जब उन्होंने मेरी यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने छूटते ही बोला आप ना एडमिट हो जाओ। मैंने बोला मैम क्या कह रहे हो, एडमिट? मैंने कहा एडमिट किस लिए, मतलब एक होता है ना, मेरे चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी पूरी, एडमिट वर्ड ही सुन के। मैंने कहा एडमिट मतलब क्यों होना है एडमिट? फिर उन्होंने बोला तुम घबरा क्यों रही हो, एडमिट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी यूरिन टेस्ट में साफ दिख रहा है कि आपने 3 दिन से आपके पेट में कुछ नहीं गया है खाने का। तो ये मुझे यूं करके देख रहे हैं, कह रहे मतलब
देखा, फिर वो मेरे को वहीं पे डांटने लग गए कि देखा ये मैम ये कुछ खाती ही नहीं है, ऐसे से बोलने लग गए मुझे कि ये तो कुछ खाती ही नहीं है, सारा जो अगर 1-2 बाइट भी खाती है वो भी उल्टी में निकल जाता है। तो डॉक्टर ने बोला होता है ऐसे कि नहीं जाता कभी कभी पेट में खाना, बहुत सी लेडीज़ों के साथ होता है कि वो खा नहीं पाती है खाना। तो आप एक काम कीजिए, जो आपके पेट में कुछ नहीं गया है वो हम रिकवर करेंगे, मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे, आप में एनर्जी आएगी, आपको एडमिट होना पड़ेगा। आप एडमिट होइए, आप परेशान मत होइए, आप देखिए मतलब एडमिट होकर देखिए, आपको रिलीफ फील होगा। तो डे में मुझे 1 बजे एडमिट किया उन्होंने, और मुझे मेरे ख्याल से 1 बोतल या 2 बोतल, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, ग्लूकोज की चढ़ी थी मुझे। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील होने लग गया, मतलब हाँ अच्छा सा लगने लग गया। तो फिर उसके बाद मैम आई, उन्होंने मुझे चेक किया, कहा कैसा लग रहा है, मैंने कहा ठीक लग रहा है। तो कह रही अब ना तुम कुछ खा पी लो और जो तुम्हें पसंद है वो खा लो। मैं खुश, मैंने कहा है पसंद मतलब कुछ भी? कह रहे हाँ कुछ भी, ये मत सोचो कि ये चीज़ नहीं खानी, जो पसंद है आप खाओ, आपको आइसक्रीम पसंद है आइसक्रीम खाओ। तो उस टाइम तो वैसे भी गले में कुछ नहीं जा रहा था, पर मुझे उस प्रेगनेंसी के दौरान ना मुझे कोक बहुत पसंद आती थी, जबकि मैं प्रेगनेंसी से पहले देखती भी नहीं थी। ये ब्लैक कलर के जो जितने भी सोडा वाटर होते हैं ना, मुझे बहुत एलर्जी थी उनसे। और प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे पेप्सी इतनी पसंद आने लगी कि मैं हर हफ्ते इनसे बोलती थी कि यार पेप्सी ले आओ, मैं पेप्सी पीऊंगी बस। और एक हाँ संतरा और पेप्सी, ये तो मेरे लिए ऐसे हो गए थे कि हाँ अमृत, मैं यही पीती थी, यही खाती थी। तो यही फिर मेरी छुट्टी कर दी उन्होंने, 1 बजे मुझे एडमिट किया और 4 बजे मुझे रिलीव कर दिया था उन्होंने। फिर उस दिन के बाद मुझे सारी उल्टी की समस्या खत्म, मतलब उसके बाद मुझे उल्टी हुई नहीं, ना मुझे स्मेल आई, मतलब उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, 1-2 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। और इसी दौरान मेरी स्कूल की जॉब भी छूट गई थी, वो मैंने ही छोड़ दी थी, क्योंकि घर वालों ने बहुत डांटा। वो ये वाले इंसिडेंट के बाद जब मैं रोने लग गई थी और ये सब हो रहा था, तो सब घर वाले भी घबरा गए थे। उन्होंने बोला कि उन सब ने बोला कि नहीं अब तुझे जॉब नहीं करनी, बहुत हो गया है, स्कूल अच्छा है कोई बात नहीं, बेबी एक बार डिलीवर हो जाए फिर ज्वाइन कर लियो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जॉब तो करने के बहुत दिन है, बट इस टाइम तेरे को रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे पेट में कांसी थी और मैं मतलब जॉब और मतलब मैं मेट्रो पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए ऐसे भागती थी ना, मैं उस टाइम ये भी भूल जाती थी कि मेरे पेट में बच्चा है भाई, मैं ऐसे नहीं भागना, ऐसे नहीं दौड़ना, पर मैं ऐसे भागती थी। स्कूल में भी बच्चों के साथ खेल रही हूँ, मैं आराम से गेम वगैरह खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, उछल रही हूँ। मैं स्कूल में मेरे को टीचर्स आके मना करती थी, सीमा क्यों उछल रही है तू, इतना क्यों उछल रही है, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, मतलब वो आके मुझे समझाती थी कि ऐसे मत उछला कर, ऐसे मत कर। पर मैं डांस कर रही हूँ, उनको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, कूद रही हूँ। भगवान था उस टाइम मेरे साथ में, मतलब कुछ नहीं हुआ, टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ स्मूथली चला। फिर उसके बाद मैंने जॉब क्विट कर ली थी अपने 2nd सेमेस्टर में आते यानी कि दिसंबर में मैंने अपनी जॉब क्विट कर ली थी। तो जनवरी आया, बहुत स्मूथली टाइम चल रहा था उस टाइम। तब उसके बाद मैं बोल रही हूँ 3 मंथ तक मुझे जो हुआ था, मतलब जो मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी वाली प्रॉब्लम थी, वो 3 मंथ तक ही थी मेरे साथ। उसके बाद 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर मेरा बहुत अच्छे से गया। और स्कूल छूटने के बाद तो फिर ऐसा लगा लो कि मैं हर दूसरे दिन तो मूवी देखने चली जाती थी इनके साथ, कभी बाहर जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब बहुत घुमा फिरा है जब तक कोरोना नहीं आया था। तो आप लोगों को पता है कि फरवरी में कोरोना आ गया था और मार्च में पूरा लॉकडाउन लग गया था। मैं तो घबरा रही थी इस वजह से कि सारे हॉस्पिटल्स बंद कर दिए हैं, सारे मतलब ट्रैवलिंग कन्वेंस वगैरह सब बंद हो गए हैं, कैसे मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, कैसे सब कुछ होगा। लास्ट के मेरे 2 अल्ट्रासाउंड भी रह गए थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि अगर बीच में कोई दिक्कत आती है या मुझे नीड होती है डॉक्टर की, तो मैं कैसे कांटेक्ट कर पाऊँगी। और इवन जिन डॉक्टर से मैं दिखा रही थी वो भी नहीं आ रही थी, उन्होंने भी बीच में आना बंद कर दिया था, बिल्कुल ही जैसे ही लॉकडाउन लगा था। तो वो ले ही नहीं रहे थे केस, वो अब यही कह रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा ही आपको अर्जेंट है, जब आपको लग रहा है कि हाँ बस बेबी अब डिलीवर हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है डॉक्टर की, तभी आप कॉल कीजिएगा, अदरवाइज़ कॉल मत कीजिएगा। ये हमने पता किया था फ़ोन करके, तो ऐसे ही बोल रहे थे वो। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था आपको कि जो मेरी EDD डेट थी वो 18 अप्रैल ही थी। तो हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि 18 अप्रैल को हमारा बेबी हो जाए तो कितना मजा आए, पर दिमाग में ये भी सेट था कि ज़रूरी नहीं है कि 18 ही अप्रैल को होता है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट होती है कि इस टाइम पे बेबी को डिलीवर हो जाना चाहिए, चाहे वो 4-5 दिन आगे पीछे जैसे भी हो। सही टाइम चल रहा था, हम लॉकडाउन को भी इंजॉय कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। और इसी दौरान मैंने इतनी सारी डिलीवरी वीडियोस देखी थी ना दोस्तों,
कि मतलब बच्चा कैसे बाहर आता है, मतलब कितना पेन होता है, ये सब चीज़ें मैं देख रही थी। सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी सब देख रही थी मैं, क्योंकि गॉड नोज कि क्या हो जाए, मतलब क्या हो, आपको थोड़ा ना पता होता है कि नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा। और आजकल तो आपको जैसे पता ही है कि 10 में से 8 तो सिजेरियन हो ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन थी, तो मैं दोनों के लिए प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को, पर चाहती मैं ये थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मेरी। फिर उसके बाद टाइम ऐसे ही बीतता गया और अप्रैल आ गया। अप्रैल का जैसे फर्स्ट वीक गया, मुझे पेन होने स्टार्ट हो गए, मतलब होते हैं ना जैसे क्रैम्प्स आते हैं, आ रहे हैं, फिर उसके बाद 2-3 घंटे शांत, फिर आ रहे हैं, फिर 2-3 घंटे शांत, फिर आ रहे हैं, ऐसे हो रहा था, मतलब 5-5 मिनट तक रह रहा था वो दर्द। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आ रहे हैं तो फिर ढंग से ही आ जाए, अगर डिलीवरी का टाइम आ रहा है। तो वही मैं फिर पढ़ना शुरू कर रही थी उसके बारे में नेट में। तो फिर उसमें लिखा था कि फेक कॉन्ट्रैक्शन आपको आते हैं जब बॉडी आपकी प्रिपेयर हो रही होती है डिलीवरी के लिए, यानी जब बेबी मतलब नीचे को पुश करना शुरू करता है कि नीचे को आने वाला होता है, लास्ट के मंथ में नीचे को आ रहा होता है, 1 हफ्ते जब रह रहे होते हैं आपकी डिलीवरी में, तो फिर ऐसे फेक वाले कॉन्ट्रैक्शन आपको आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद 16 अप्रैल 2020 को मुझे बहुत तेज पेन होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो वो पेन ऐसा था कि मुझे 1 घंटे तो बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, पर 5 मिनट इतना तेज पेन हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल में कॉल किया, तो नर्स ने बोला कि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, अगर आपको सही वाले पेन हो रहे हैं, मतलब रियल वाले लग रहे हैं कि हाँ डिलीवरी हो जानी चाहिए आपको, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, तभी आप हॉस्पिटल आना, अदरवाइज मत आना। आप लोगों को पता है कैसी कंडीशन चल रही है यहाँ की। तो जो 16 को इतना तेज पेन हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो हॉस्पिटल जाना है और आज ही मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार थोड़ा बढ़े, मतलब मैं चाह रही थी कि जो 5 मिनट में जो पेन हो रहा है वो कंटिन्यू तो हो। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब वहीं स्कूल में मुझे मिली थी, वो पीजेटी थी मेरी सीनियर, तो उनका भी डिलीवरी टाइम मेरे से 2 मंथ पहले का था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा सीमा तू परेशान मत हो, तू एक काम कर, तू ना गर्म दूध में घी डाल के पी, और अगर तेरे को फेक वाले कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होंगे ना तो वो एकदम बंद हो जाएंगे, और अगर तुझे डिलीवरी वाला पेन हो रहा होगा ना तो वो और बढ़ जाएंगे। मम्मी जी ने क्या किया, जल्दी से गर्म दूध करके घी डाल के मुझे दे दिया पीने को। तो मैंने वो पिया, तो 1 घंटे के अंदर जो मुझे 5-5 मिनट के पेन हो रहे थे वो बंद हो गए एकदम से। मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि मम्मी ने बैग वगैरह हाथ में लेके सुबह से तैयार हो रखी थी कि आज डिलीवरी हो जाएगी, आज बेबी घर में आ जाएगा। तो मम्मी को ये था, तो जब मम्मी को पता चला कि अरे इसका तो पी के बंद ही हो गए दर्द, तो मम्मी मुझे डांटने लगी, कह तूने पिया क्यों, तेरे बंद हो गए दर्द, आज ही हो जाना था बेबी, तूने पिया क्यों। फिर हमने मम्मी को समझाया, मम्मी अगर सच में पेन हो रहे होते तो उसमें बढ़ना था, और अगर बढ़ता तो हम चलते मम्मी, ऐसे मतलब फेक में जाते तो वहाँ नर्सेस में हमें डांटती। तो मम्मी समझी फिर उस चीज़ को। फिर क्या 17 डेट आई, 17 को भी मुझे ऐसे ही होता रहा कि पेन हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, पेन हो रहा है, बंद हो जा रहा है। और उस दिन मैंने गर्म दूध नहीं पिया, मैंने कहा आज पियोगे तो आज फिर से डांट खाऊंगी मम्मी की। तो मैंने वो कंटिन्यूसली सहन करती रही, और ऐसे ही पूरा 17 चला गया। फिर नेक्स्ट डे 18 हमारी एनिवर्सरी का टाइम आया, और मुझे जो पेन था वो मॉर्निंग से ही ऐसे हो गए थे। मैं ना क्या करती थी, बहुत राउंड मारती थी अपने बिल्डिंग के आसपास भी, बहुत ज़्यादा राउंड मारती थी, पर इवनिंग में, मॉर्निंग में मैं छत में मारती थी बहुत ज़्यादा, भाग इधर उधर मैं चाहती, और मैं एक्सरसाइज भी करती थी दोस्तों। मैं पूरे फोकस में थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ये स्ट्रेचिंग वगैरह सब करती थी मैं, वार्म बाथ भी लेती थी, सब कुछ करती थी ये सोच के कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मेरी। 18 हुई और मुझे दर्द बढ़ता गया। तो पहले तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि आज ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि अब चलें क्या डॉक्टर में। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये भी फेक कॉन्ट्रैक्शन है, हमें थोड़ा रुकना चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है तू रुक जा, थोड़ी देर और देख ले। तो दिन तक का टाइम ऐसे गया, उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, मुझे गया ही नहीं दर्द के मारे। तो मैं कभी लेट रही कभी बैठ रही। जब 5 बजे ना दोस्तों, तो मेरा पेन ऐसा बढ़ा कि बस अब ऐसा लगा कि नहीं अब तो जाना ही चाहिए, अब बहुत हो गया। अब मैं मतलब एक होता है ना एक्सट्रीम लेवल वाला, वैसा दर्द हुआ। फिर मैंने कहा नहीं अब चलना है। तो हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो सचिन अंजलि ने केक बनाया था हमारे लिए। फिर हमने केक काटा, केक खाया, और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँच गए।
पूरे रास्ते भर यही सोच रही थी, नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, सिजेरियन में कितना पेन होता है, क्या होगा क्या होगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था और मैं बार बार अपने बेबी के लिए प्रे कर रही थी, भगवान सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। और 18 तारीख है आज, क्या, और मेरे दिमाग में यही भी चल रहा था कि कहीं डॉक्टर चेक करके घर ना भेज दें, बोले कि नहीं अभी तो टाइम नहीं हुआ है, आप ऐसे ही आ गए। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे दोस्तों, पूरा हॉस्पिटल खाली, मतलब जहाँ इतनी चहल पहल होती थी, इतने पेशेंट्स दिखते थे, इतने सारे लोग दिखते थे, वहाँ पे आज सिर्फ एक नर्स थी और एक जो वार्ड बॉय होते हैं वही था, बाकी कोई भी नहीं था। और नर्स बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, पर मुझे पेन इतना हो रहा था, मैं चेयर पे बैठ गई तो वो मुझे हाथ से पकड़ के अंदर ले गई और वार्ड बॉय उनसे बात करने लग गई। तो वो मुझे अंदर ले गई, उन्होंने मुझे चेक वैक किया और मुझे बोला हाँ बेबी तो आने वाला है, मैं डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ और फिर आपका डिलीवरी के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि बेबी रास्ते में ही आने वाला है। तो उन्होंने डॉक्टर को भी सेम यही चीज़ कही और डॉक्टर ने फिर बोला ठीक है मैं आती हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी से मुझे ना ECG मशीन लगाई मेरे पेट में और एक ने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया। ग्लूकोज के अंदर ना पेन को इंड्यूस करने वाली, मतलब और तेज बढ़ाने वाला पेन वाला उन्होंने इंजेक्शन भी डाला उसमें। फिर एक और नर्स आ गई थी, फिर दोनों ने मिलकर ECG मशीन लगाई मेरे पेट में और फिर बच्चे की धड़कन को चेक करने लग गए। तो वो पेन ऐसा होता है दोस्तों, 5 मिनट तक तो बिल्कुल फील नहीं होता कि आपको पेन हो रहा है, फिर 5 मिनट तक ऐसा वाला पेन होता है कि मतलब मरोड़े टाइप, मतलब कुछ मतलब अजीब सा ही पेन होता है, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो वैसा वाला पेन हो रहा था। तो जब वो पेन बढ़ रहा था ना तो हार्ट बीट ना काउंट, जो हार्ट बीट काउंट हो रही थी बेबी की, वो कम हो जा रही थी। तो जो डॉक्टर थी वो दिन में आके एक डिलीवरी करवा के गई हुई थी, तो वो शाम को उनको मेरी वजह से दोबारा आना पड़ा। तो उन्होंने बोला आपका नॉर्मल नहीं होगा, आपका सिजेरियन होगा क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट कम होती जा रही है। फिर उन्होंने मुझे इतना ही बोला और चली गई। उसके बाद वो मतलब फैमिली मेम्बर से बात करने लगी, इनसे बात करने लगी। मैं वहीं लेटी हुई, मैं सोच रही, मैं कहा क्या हो गया ऐसा। अभी तो नर्स बोल रही थी कि नॉर्मल हो सकता है, आराम से आप मत आना। फिर एकदम से डॉक्टर आई, ये सब बोलने लगी कि हार्ट बीट कम हो रही। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं ये सोच ही रही थी कि ये ऑपरेशन थिएटर में आ गए। नर्स ने रोका कि आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकते, बट हॉस्पिटल में कोई नहीं था। तो इन्होंने बोला कि नर्स 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ अपनी वाइफ से। तो ये आए और जब मैंने इनका फेस देखा ना तो मतलब इनकी आंखों में मतलब पानी था और मतलब ऐसा मोमेंट हो रहा था उस टाइम पे कि अगर मैं कुछ बोलती या ये कुछ बोलते तो ये पक्का रोने वाले थे, पक्का रो जाते। और इनको देख के मेरा दिमाग इतना सुनसा हो गया ना, मैंने कहा क्या हो गया, मतलब क्या हो क्या रहा है ये, मतलब मैं और परेशान। मैंने कहा क्या, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं ऐसे, मतलब आंखों में आंसू लेके कि क्या हुआ, ऐसे करके मुझसे पूछ रहे क्या हुआ। और मैं इनको देख रही, मैं कहा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मैं उनसे बोल रही हूँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या बोल रही है। मैंने कहा डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रही है ना। मैंने कहा होने दो ऑपरेशन। मतलब उस टाइम जो मैं थोड़ी देर पहले नर्स को कह रही थी कि नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मेरे को नॉर्मल ही चाहिए और मतलब मैं हिम्मत करूँगी और नॉर्मल ही हो जाएगा, ऐसे सब मैं बात कर रही थी। इनका फेस देख के मैं सडनली बोल रही हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर ऑपरेशन ही तो हो रहा है, कुछ नहीं होता। मैं उनको समझाने लगी उनका फेस देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस मोमेंट पे अगर मैं हार गई तो ये परेशान हो जाएंगे बहुत बुरी तरह। और इनको मैंने पहली बार, जब से मैं मिली थी इनसे पहली बार, मैंने इनका फेस ऐसा देखा था और बिल्कुल ही मतलब मैं उस टाइम बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मैंने कहा नहीं अब मुझे हौसला रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिजेरियन होगा, सब किस्मत ही है, किस्मत में ही होगा मेरा सिजेरियन हो रहा, तो कोई बात नहीं, बस यही समझा रही थी मैं खुद को। तो इन्होंने बोला ठीक है यार तू परेशान मत हो, सब सही होगा, ऐसा बोल के चले गए। फिर नर्सेज आई, मम्मी आई एक बार मुझे देखने के लिए और फिर नर्सेज आई। उन्होंने फिर उस टाइम मेरा पेन ऐसा बड़ा एक्सट्रीम लेवल वाला, क्योंकि उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगा रखा था दर्द का, तो वो दर्द और ट्रिपल वगैरह सब होता रहा और मैं ज़मीन पे बैठ गई। उस टाइम तक फिर मेरे को कुछ हो नहीं, मैं बस ऐसे बैठी, मैं ऐसे करके मैंने कहा अभी नॉर्मल करना है, ऑपरेशन करना है, जो करना है जल्दी कर दो, बस मैं फिर बैठ गई ज़मीन पे। तो नर्स ने मुझे उठाया, जल्दी से मेरे कपड़े मतलब चेंज करवाए, मेरे बाल खुले हुए थे, उन्होंने जल्दी से मेरी चुटियाँ बांधी और मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। फिर उसके बाद तुरंत 2-3 तो बच्चों के लिए डॉक्टर आ गए, एक मेन डॉक्टर थी, 2 नर्सेज, 2 वार्ड बॉय, ये सब आ गए। आते भीड़ सी लग गई और मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, मैं सबको देख रही हूँ। मैंने कहा ये सब मतलब एकदम से भीड़, मुझे मतलब बहुत अजीब सा भी लग रहा था। मैंने कहा क्या हो क्या रहा है, या उन पर पेन में थी पूरा। और मेरे ही सामने डॉक्टर ने इतना मोटा सा इंजेक्शन होता है जो हमारी बैकबोन में लगता है जब ऑपरेशन होता है ना, तो बेहोश करने के लिए वो बैकबोन में लगाया जाता है। इतना मोटा इंजेक्शन था, उसको जब उन्होंने वो सिरिंज भरी तो उसमें से जो लिक्विड ऐसे उड़ के जाता है ना, जब भी आपने देखा हो इंजेक्शन लगते हुए, वो उड़ते हुए तक मैंने देखा।
और मेरा मेरा फेस उसी की साइड था, ऐसे 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 लेटी हुई थी मैं उसी की साइड, तो वो दोनों हाथों को ऐसे कर देते आके, पता नहीं क्या ग्लूकोज वगैरह क्या क्या चढ़ रहा होता है वो वाला। तो मैं इधर की साइड देख रही थी और मैंने जब उसका वो सिरिंज का वो देखा ना ड्रॉप, तो मेरा ध्यान ना सीधा खिड़की पे गया और बारिश हो रही थी तो उस टाइम पे 18 अप्रैल 2020 को बारिश हो रही थी इवनिंग के टाइम पर, टप टप ऐसे ना खिड़कियों में ना बूंदे पड़ रही थी ऐसा टप टप सी। तो मैं यही सोच रही थी, मेरे माइंड में यही आ रहा था कि मेरा बेबी आने वाला है और आज बारिश हो रही है और हमारी एनिवर्सरी भी है। और जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना तो उस दिन भी बारिश हो रही थी। मैं सावन में पैदा हुई हूँ दोस्तों, तो उस टाइम तो वैसे भी बारिश होती रहती है, तो बारिश हो रही थी उस टाइम भी। तो मैं ये भी सोच रही थी मेरा बेबी भी आज ऐसे दिन पे आ रहा है जिस दिन बारिश हो रही है। तो मेरा ऐसे सोचते सोचते उस सिरिंज को देखते देखते मेरे कब आँख बंद हुई मुझे पता भी नहीं चला। जबकि मैंने बहुत लोगों से बात की थी इस बारे में, तो वो बताते थे कि इंजेक्शन जब लगता है ना बैकबोन में तो फील होता है, वो प्रॉपर आपको ऐसे टेढ़ा करते हैं तब इंजेक्शन लगाते हैं। पर मुझे सच में दोस्तों पता नहीं चला। फिर दोस्तों तभी मेरी आँख खुली जब मुझे उन डॉक्टर ने, जो मतलब बच्चों के डॉक्टर थे, वो मेरे हेड के सामने खड़े होंगे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया, सीमा सीमा आपकी लड़की हुई है। तो मेरी आँख ना ऐसे से खुल रही है, ऐसे से करके आधी सी खुली थोड़ी सी। तो उन्होंने ना बेबी निकाला होगा तो ऐसे उल्टा रखा था, ऐसे उल्टा करके रखते हुए ऐसे रखा हुआ था, उल्टा पैरों से पकड़ रखा था बेबी को और ऐसे मुझे दिखा रहे। तो मेरी जो आँख थी ना उसके फेस वगैरह कहीं पे नहीं, जो मेन फोकस था वो सिर्फ उसके पेट पे नाभि पे गया। तो मैं ऐसे देख रही उसको, मैं ऐसे करी हाँ, तो क्या आपकी ना बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुई है आपकी। और ना वो मुझे फ़ोन बार बार यूँ दिखा रही यूँ देखो देखो। मेरा ध्यान ना फ़ोन से हट के ना अपनी बेबी के पेट पे ही जा रहा है। मतलब मेरी बेबी, मतलब मैं मन में ऐसे सोच रही मेरा बेबी बेबी गर्ल, ऐसे ऐसे सोच सोच के ना वो ना ऐसे उठा के ना उसे साफ ऑफ करने के लिए ऐसे लेके ना इधर से यूँ जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे हैं मेरी बेबी को। तो मैं ऐसे करते हुए ना ऐसे करते हुए उन्होंने उसको लेटाया और उसको साफ करने लग गए जल्दी जल्दी से। 2-3 थे वहाँ पे भी, जल्दी जल्दी से उसको साफ कर। मैं उसको ऐसे देखते देखते आँख बंद गई, फिर बंद हो गई। फिर डॉक्टर ने यूँ किया होगा मुझे, मतलब कब किया, 5 मिनट बाद या पता नहीं कब किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो आपकी बेबी इतने बजे हुई है। अपना फ़ोन दिखा रहे हो मुझे ऐसे स्क्रीन चला के कि आपकी बेबी इतने बजे हुई है, इतने बजे हुई है, कि ताकि मैं टाइमिंग याद रख सकूँ। और फिर मेरी आँखें फिर बंद हो गई। फिर उसके बाद मुझे यही चल रहा कि मुझे ना सपना आ रहा है और मेरी लड़की हुई है, मेरी मतलब बेबी गर्ल हुई है और मैं सपने में हूँ। विदिन 45 मिनट्स इन्होंने सब कर दिया था, सिजेरियन कर दिया था, कासू की साफ सफाई कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। मुझे वो नॉर्मल वार्ड में लेके आए और नॉर्मल वार्ड में जब ला रहे होंगे तो तब मेरे कानों में मतलब वार्ड बॉय की आवाज़ें आ रही थी गुन गुन करके कि नहीं 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 ऐसा करके ऐसे लेटाओ, नहीं 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 ऐसे डालो, अरे सीधा पकड़ो, ऐसे करके ये आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे को कान में आवाज़ तो आ रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। ना मेरी आंखें खुली हुई थी, कुछ भी नहीं, बस ब्लैंक ब्लैंक हो रहा था, काला काला सा बस ऐसे लेटे हुए। उन्होंने मुझे देखा होगा, बगल में ही बैठे होंगे कि मेरे को अब होश आ रहा है। ये आए मेरे पास उठ के और मुझे बोलने लगे कि सीमा सीमा ठीक है तू, तुझे पता है हमारा क्या हुआ है? मैंने क्या हुआ है? तो ये मुझे कह रहे हमारी ना बेटी हुई है और एकदम परी जैसी है। तो जब इन्होंने मुझे बोला ना कि मतलब परी जैसी है बिल्कुल और हमारी बेटी हुई है, तो ये वर्ड जब इन्होंने बोला ना हमारी बेटी परी जैसी है, तो मतलब मेरे ना दिल को फिर चलो एकदम से धक। मैंने कहा यार मतलब हमारी बेटी हुई है और मतलब तब मुझे फील हुआ कि हाँ हमारा बेबी हो गया और हमारी बेटी हो रखी है। और फिर उसके बाद मेरे फिर इधर इधर से लेटे लेटे आंसू आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद कह रहे हैं बिल्कुल तेरी तरह है सीमा, बिल्कुल तेरी तरह है, क्यूट सी सुंदर सी, बहुत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मतलब थक नहीं रहे थे बोलते बोलते कि बहुत प्यारी है सीमा, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे करके बार बार बोले जा रहे थे। मतलब मुझे तो दिखाओ, मैं ऐसे ही मतलब धीरे से, यूजुअली मैं कितना तेज तेज बोलती हूँ, वही ऑपरेशन वगैरह से सब आवाज़ डाउन हो गई थी। मैंने तो मुझे तो दिखाओ। फिर वो सामने ही लेटी हुई थी दूसरे बेड पे, तो मुझे लेके आए, मेरे यहाँ पे रख। मैं ऐसे मतलब फिर नर्स भी आ गई थी, तो फिर नर्स को भी पता चल गया था कि मुझे होश आ गया है, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे लिटा दिया था ऐसे हाथ करके ना यहाँ पे। मैं कासू को ही देख रही थी बार। तो नर्स मुझे यही कह रही थी कि आपकी बेटी के बाल कितने बड़े हैं, और सीरियसली कासू के बाल मैं आपको फोटो साथ साथ में लगाती हुई चलूँगी, इतनी सुंदर लग रही थी कासू। और सबसे बड़ी बात, कासू जैसे बच्चे होते हैं ना हमारे उत्तराखंड में, बोलते हैं कि बच्चों के मुंह में लीसू वाइट वाइट सा रेड रेड से ऐसे कुछ लगा रहता है, बॉडी में कुछ वाइट वाइट पार्ट भी लगा रहता है,
रुई रुई सा कुछ लगा था। पर कासू को बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल क्लीन, ऐसे लग रहा था कासू भी पैदा हुई ही नहीं है। पूरा प्रॉपर आंख खोल के बिल्कुल क्लीन साफ चेहरा कासू का, इतनी प्यारी लग रही थी कासू। और वो ही पहला दिन था जब कासू मेरी तरह लग रही थी जब पैदा हुई थी। उसी दिन, अगले दिन से वो मेरी तरह लगी ही नहीं। अगले दिन से पूरा अपने पापा पे चली गई। वो पूरी की पूरी शकल उसकी अपने पापा पे ही है, मेरे पे बिल्कुल भी नहीं लगती। मेरे को देख के उसको देख के कोई बोलता ही नहीं है कि मेरी तरह है, सेम बोलता है कि हाँ अपने पापा पे जा रहे, डुप्लीकेट अपने पापा की जैसी है। तो दोस्तों यही था मोमेंट। और क्या बोलूँ, यही बोलूँगी दोस्तों कि जब कोई लड़की माँ बनती है और मतलब जब बेबी उसके हाथ में आता है ना, 9 मंथ की जनवरी को अभी तो वो साइड ही करते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या फील होता है बॉडी में, क्या होता है प्यार भरा एहसास, मतलब सब कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हाँ हमारा बच्चा आ गया है हमारे पास। और मतलब सारी चीज़ें महसूस कर रहे होते हैं, देखा नहीं होता, सब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। पर जब बच्चा आपके हाथ में आ जाता है ना, आप जब उसको देखते हो लाइक, तो मतलब उस टाइम ऐसा फील होता है कि बस सारा कुछ नहीं है आपके पास, कोई भी इंसान कोई भी कुछ मैटर नहीं करता, बस आपके लिए वो ही बेबी सब कुछ है। मतलब कब आपके लिए सारी चीज़ें साइड हो जाती है और कब आपका बेबी आपके लिए सब कुछ वही हो जाता है। जब मेरा बेबी मेरे पास आया ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीवन में मैं आई इसी के लिए हूँ, मतलब मुझे बस यही है मेरे पास, और मैं मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस यही था मेरे दिमाग में भी, बस मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस यही है। और आज से मैंने इसी के लिए जीना है, बस यही। सबका थिंकिंग अलग होता है सोचने का, मेरा तो यही था कि बस काशू ही है मेरी लाइफ में। अभी तक मेरी प्यारी सी बेबी, मैं मतलब उसके बिना एक सेकंड में नहीं रह सकती। ऐसा सबके साथ होता होगा, सबके साथ, बट मुझे ऐसा लगता है ना, सब बोलते हैं मेरे को, मतलब मेरे को जो जानते हैं ना वो सभी बोलते होंगे कि आप ओवर पॉजेसिव हो अपनी बेबी को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब आप ओवर वो करते हो, इस वजह से वो आपके साथ चिपकी रहती है। आप थोड़ा बहुत उसको खुला भी छोड़ा करो, थोड़ा बहुत। मेरे फैमिली वाले मुझे खुद कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हो काशी से, मतलब तुम कुछ ज़्यादा अटैच हो अपनी बेबी से, मतलब इतना भी नहीं, उसको थोड़ा खुला भी छोड़ा करो, थोड़ा इधर उधर भी हो क्या करो। बट मेरी आंखों से जब वो एक सेकंड के लिए भी ओझल होती है ना, एक सेकंड के लिए अगर मैं किचन में काम भी कर रही हूँ, मुझे वो दिख नहीं रही होगी ना इधर उधर, मेरे अंदर से पता नहीं क्या अजीब सा होने लगता है। मुझे लगता है कुछ पार्ट मिसिंग सा हो गया, कहाँ गई, मतलब बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और क्योंकि मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, इस चीज़ को जब भी सोचती हूँ तो मैं इमोशनल होने लगती हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे बता दी, बट आगे का प्रोसेस, कासू की मैं डेली रूटीन कैसे रखती हूँ, कासू को मैंने कैसे मतलब आफ्टर ऑपरेशन कैसे मैनेज किया, मैंने सिजेरियन के बाद कैसे रिकवरी फास्ट की, मतलब सिजेरियन के बाद मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा, कैसे अपनी बॉडी को मैंने नॉर्मल करने की कोशिश की, और मदरहुड से रिलेटेड जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, या मैंने कासू को क्या खाना दिया क्या नहीं दिया, क्या क्या मैंने सावधानियाँ बरती, ये सारी चीज़ें। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा, और मैंने काशी का नाम काशी ही क्यों रखा, और ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है दोस्तों। सिर्फ आपकी कमेंट के ऊपर होगा कि आप लोग जब मुझे बोलेंगे कि हाँ आपको इसके आगे का प्रोसेस भी जानना है, तभी मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी दोस्तों। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। होप आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों की स्टोरी मेरी स्टोरी से रिलेट करती है तो मुझे ज़रूर बताना, और अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। एंड में मैं यही बोलूँगी कि भगवान सबकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथ निकाले, सब कुछ अच्छा करे, कोई दिक्कत ना हो किसी को, सब स्मूथली चले। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। जय शंभू, बाय बाय।